जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज आप सबको एक विशेष सूचना दे दूं। जैसा कि माननीय बिहार के शिक्षा मंत्री महोदय ने एक पेपर में नोटिफिकेशन जारी किया कि बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 जो 3 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है, उसमें उन्होंने सिलेबस को 30% कम करने का निर्णय लिया है। हालांकि सिलेबस से 30% में किस किस टॉपिक को हटाएंगे, इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है। उसके बारे में जानकारी अगली सूचना में दी जाएगी। दूसरी बात, उन्होंने लिखा कि परीक्षा में सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। पेपर पढ़ने के बाद अभी तक सैकड़ों बच्चों ने अभी तक कॉल किया कि सर एनसीईआरटी क्या होता है। बड़ा दुख होता है कि बच्चा 12वीं में चला गया और प्रश्न करता है कि एनसीईआरटी क्या होता है। कि सर, जो दूसरी कुछ बच्चों ने प्रश्न किया कि हम तो प्राइवेट पुस्तक से पढ़ते हैं, वहां से एक भी प्रश्न नहीं टकराएगा। तो आप सब अपने दिमाग से इस भ्रम को निकाल दे, वहम को निकाल दे कि हम जिस पुस्तक से पढ़ते हैं वह एनसीईआरटी से नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। प्राइवेट जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे वह एसवीपीडी हो, भारती भवन हो, स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, या और जो भी प्रकाशन हो, सारे प्रकाशक एनसीईआरटी के पुस्तक को ही फॉलो करता है। तो आप जो पढ़ते हैं एकदम सही पढ़ते हैं। और हमारे कोचिंग का जो नोट्स निकला है वह पूरा एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही जुड़ा हुआ है। एनसीईआरटी के पुस्तक में जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैं डाला हूं। तो आप बड़ी बेफिक्र होकर टेंशन ना ले कि एनसीईआरटी आ गया तो कोई बार आ गया। सिलेबस 30% घटेगी और एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक 100% बात यहां पर आ गई कि आप जिस गेस को लेकर पढ़ रहे हैं, हमने जो 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक गेस निकाला है, वहां से 100% प्रश्न टकरा जाएगा। परेशान नहीं होने की जरूरत है। आइए राजनीति शास्त्र खंड ब चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं। नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व में सुरक्षा, राजनीति शास्त्र खंड ब चैप्टर नंबर 7 है। समकालीन का मतलब होता है वर्तमान समय में। विश्व का मतलब हो गया संसार, संपूर्ण संसार में सुरक्षा। क्या है समकालीन विश्व में सुरक्षा? तो सुरक्षा का मतलब होता है व्यक्ति किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, हर जगह स्वतंत्र माहौल, स्वतंत्र वातावरण में जिए, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी जगह से उसे किसी प्रकार के भयभीत ना हो। सुरक्षा एक बड़ा ही व्यापक शब्द है। संसार के सभी आदमी, सभी व्यक्ति, बच्चा हो, बूढ़ा हो, वयस्क हो, सभी अपने आप को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। चाहता है कि हम जहां रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहे, हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई आफत, किसी प्रकार की समस्या ना आए। सुरक्षा के अर्थ की बात करें तो हर राज्य अपने अस्तित्व को, जैसे हर व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, उसी तरह हर राज्य, हर देश अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी सुरक्षा करना चाहता है। सुरक्षा करना जैसे व्यक्ति का अपने प्राण की रक्षा करना, अपने शरीर की रक्षा करना जैसे व्यक्ति का मौलिक अधिकार है,
मौलिक कर्तव्य है, वैसे ही राज्य की सुरक्षा करना, देश की सुरक्षा करना सरकार का मौलिक राष्ट्रीय हित माना जाता है। तब तो आज चीन हमारे ऊपर वार करता है तो हम डटकर चीन का मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान ने उरी हमला में हमारे आर्मी को क्षतिग्रस्त किया तो हमारे भारत के जवान भी पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। हम अपनी सुरक्षा की खातिर ही एक बड़ी संख्या में सेना का गठन करते हैं, चाहे वो स्थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो। सुरक्षा के लिए ही सरकार पुलिस बल की भर्ती करती है और चौक चौराहे पर 2, 4, 10 की संख्या में पुलिस को नियुक्त करती है। सुरक्षा के लिए ही जहां आप सब पर्व त्योहार में अपने घर में रहते हैं, देश की सीमा पर हमारे जवान 24 घंटा चौकसी जमाए रहते हैं कि कहीं शत्रु हमारे देश के सीमा रेखा में प्रवेश करके किसी व्यक्ति को क्षति न पहुंचा दे। तो सबका उद्देश्य है, लक्ष्य है अपनी रक्षा करना। यह परम राष्ट्रीय हित माना जाता है। और जब भी विश्व के किसी ताकतवर देश ने अपने से कमजोर देश पर प्रहार करने का काम किया है तो कमजोर देश भी अपनी सुरक्षा के लिए तब तक अपने आप को खड़ा रखता है युद्ध के मैदान में जब तक उसके शरीर में, उसके पॉकेट में पैसा होती है और सेना में सामर्थ्य होती है। इसलिए सुरक्षा एक सर्वव्यापी शब्द बन गया है। तो प्रश्न होगा कि सुरक्षा का प्रबंधन कैसे किया जाए, सुरक्षा का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। सुरक्षा का प्रबंधन कैसे किया जाए एक बहुत बड़ी बात हो गई है। तो सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए हमें सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। यहां देश की बात होती है, विश्व की बात होती है। सुरक्षा के लिए हमें क्या करना होगा, सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। मतलब संसार में जितने भी शांति के प्रेमी देश हैं, राज्य हैं, सबको सोचना होगा, आगे बढ़कर आना होगा। एक ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा कि कोई किसी के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप न करे, कोई देश किसी पर बेवजह प्रहार न करे, कोई दूसरे के संप्रभुता में प्रवेश न करे। क्योंकि सुरक्षा केवल देश का, राज्य का, प्रशासन का दायित्व नहीं है, निजी संस्थाओं का भी, निजी एजेंसियों का भी, हर व्यक्ति का यह लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने देश की सुरक्षा और रक्षा करें। दूसरा, शक्ति का संतुलन। सुरक्षा की स्थापना करने के लिए, सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए दूसरा शक्ति का संतुलन करना होगा। शक्ति के संतुलन का मतलब क्या है? तो शक्ति के संतुलन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के हाथ में, एक देश के हाथ में, या एक देश को इतना पावरफुल न बना दिया जाए कि सारे देश को कुचल दे। शक्ति को तराजू के 2 पलड़े के बराबर होना चाहिए, हर सिरा पर बराबर हो। तो शक्ति का संतुलन करना होगा। किसी एक देश के हाथ में इतना पावर नहीं देना होगा, उतना ताकतवर नहीं बना देना होगा कि संसार के अन्य सभी देशों को जब चाहे अपने गिरफ्त में कर ले। तो शक्ति का संतुलन मतलब सभी देशों को लगभग बराबर सामर्थ्यवान बना देना होगा, किसी एक को ज्यादा पावरफुल बनने नहीं देना होगा। क्योंकि यदि एक ज्यादा पावरफुल हो गया तो बाकी जितने देश है सबको अपने गिरफ्त में कर लेगा। तो शक्ति के प्रबंधन के लिए, सुरक्षा के प्रबंधन के लिए शक्ति का संतुलन करना होगा। आतंक का संतुलन, आज चारों ओर आतंक का वातावरण कायम। आज मानव अपने स्वार्थ की पूरा करने के लिए, अपने आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दूसरे मानव को, दूसरे देश की सरकार को, मानवता को बलि पर चढ़ा रहे हैं। तो आतंकवाद के विरुद्ध सब देश को मिलजुल कर कार्रवाई करनी होगी। जो इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त है उन सारे देशों को यह प्रयास करना होगा कि जो व्यक्ति मानव समुदाय को क्षति पहुंचाते हैं उस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करके उसकी हत्या कर दिया जाए, उसे जेल में बंद कर दिया जाए। और जो देश
आतंकवाद को प्रश्रय देता है, आतंकवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, उस देश को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी देश घोषित करके उस सारे प्रकार के रिलेशन संबंध को तोड़ना होगा, तब जाके विश्व में सुरक्षा का प्रबंधन होगा। निःशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण, आतंक के संतुलन करने के लिए क्या करना होगा? निःशस्त्रीकरण होगा। क्योंकि कुछ विद्वानों ने लिखा कि दम, हौसला आज सोल्जर में नहीं, बाजुओं में नहीं, आज तो लोग ताकत दिखाते हैं बंदूक से। तो लड़ाई का मूल कारण क्या है? तो अस्त्र शस्त्र और हथियार। संसार में जितने भी बड़े बड़े घातक हथियार हैं, उन सारे घातक हथियारों को नष्ट कर दिया जाए, तब जाके विश्व में शांति की स्थापना होगी। क्योंकि आज इंसान अपने शरीर के ताकत के बल पर नहीं फौंकते हैं, बल्कि उसके हाथ में एक छोटा सा जो हथियार है, उस हथियार के बल पर सामने वाले को डराने का काम करते हैं। तो प्रश्न है कि निःशस्त्रीकरण को करना होगा। संसार के देशों के पास जो भी परमाणु हथियार है, अणु हथियार है, जैविक हथियार हो, उन सारे हथियारों को क्या करना होगा? नष्ट करना होगा। आज पिछले दिसंबर 2019 के दिसंबर से ही संपूर्ण विश्व आज महाविपदा में गुजर रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? वर्चस्व की नीति। आज अमेरिका चाहता है कि हम सबसे नंबर 1 रहे, और चीन इस नीति में आ गया कि हम नंबर 1 रहे। तो चीन अपने आप को विश्व का नंबर 1 बनाने के लिए पूरे मानव समुदाय को, पूरे विश्व के मानव समुदाय को क्षति पहुंचा दिया है। क्योंकि इसकी थोड़ी सी एक गलती ने पिछले दिसंबर 2019 से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। तो निःशस्त्रीकरण करना पड़ेगा, शांति की स्थापना करना होगा। अगर कोई देश आक्रामक रुख धारण कर लेता है तो आक्रामक के साथ आक्रामक नहीं बनना होगा। यहां पर कबीर साहब का एक वाणी को नहीं लाना होगा कि आदमी से आदमी मिले तो होए दो दो बात, गदहा से गदहा मिले तो मारे दो दो लात। इस नीति को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जो आक्रामक है उसके विरुद्ध आक्रामक नहीं, प्रेम मालाप करना होगा। लाओ त्से ने कहा था कि यदि जो हमसे नफरत करता है, जो हमसे प्रेम करता है उसे प्रेम करे, जो हमसे नफरत करता है उससे भी प्रेम करे, तब जाकर के विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना होगी। शांति की स्थापना करने के लिए अनेक प्रकार के वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करनी होगी, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से जो आक्रामक देश है उनको एक मंच पर बैठाकर समझाना होगा, तब जाकर विश्व में शांति की स्थापना होगी। हालांकि शांति की, सुरक्षा की 2 अवधारणाएं हैं, एक पुरानी तथा एक नई अवधारणा। सुरक्षा की 2 अवधारणाएं हैं, एक पुरानी और एक नई। सुरक्षा की पुरानी अवधारणा कहती है कि मनुष्य राज्य में रहता है। सुरक्षा की 2 अवधारणाएं हैं, सुरक्षा के पुरानी तथा और नई अवधारणा। सुरक्षा की पुरानी अवधारणा कहता है कि मनुष्य कहां रहता है? तो मनुष्य राज्य में रहता है। तो मानव की रक्षा करना राज्य का परम धर्म है। राज्य अपने पुलिस बल, सेना के बदौलत शांति व्यवस्था की स्थापना करे। लेकिन सुरक्षा की जो नई अवधारणा है वह कहता है कि मनुष्य भले ही राज्य में रहता है, लेकिन सुरक्षा की स्थापना करना, शांति की स्थापना करना केवल राज्य का काम नहीं, बल्कि मानव, आम जनता का भी फर्ज बनता है कि हम सुरक्षा की स्थापना करें। हालांकि कुछ पुराने जो आक्रामक विचारधारा के शासक हुआ करते थे या हुए, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट का नाम लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के शासक थे, उन्होंने कहा कि ईश्वर उसी राज्य में निवास करती है जिसके पास विशाल सेना होती है। नेपोलियन के अनुसार यदि शांति की स्थापना करनी होगी तो एक विशाल सेना का स्थापना करना होगा। धर्म ग्रंथों में भी लिखा कि भय बिन होत न प्रीत, बिना भय के प्रेम नहीं होता है, बिना भय के शांति की स्थापना नहीं होगी। ये पुरानी अवधारणा है। लेकिन नई अवधारणा कहता है कि जीवन के हर क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र में समरसता की स्थापना कर दो, विश्व में ऑलरेडी सुरक्षा की स्थापना हो जाएगी। नई अवधारणा सुरक्षा की कहती है कि तलवारों की धार को हल की रेखा में बदल दिया जाए। आइनिस क्लाड
का मानना है कि तलवारों की धार को, तलवार का जो धार है जिससे किसी को क्षति पहुंचा सकते, उसको हल की रेखा में यदि हल में बदल दिया जाए तो तलवार रहेगा तो इंसान को क्षति पहुंचाएगा, लेकिन हल होगा तो भूमि को जोतेगा, भूमि को उपजाऊ बनाएगा। आइनिश क्लाड ने कहा सुरक्षा की नई अवधारणा में कि तलवार के धार को हल की रेखा में बदलकर हल की या हल बनाकर विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। अब तो सुरक्षा के नए आयाम क्या है? तो सुरक्षा के नए आयाम की बात करते हैं तो दुनिया में गरीबी, स्वास्थ्य व शिक्षा, मानव अधिकार व देश से पलायन। सुरक्षा की नई अवधारणा कहता है, आधुनिक विचारधारा कहती है कि दुनिया में अगर सबको सुरक्षा देना है तो सबसे पहले आपको होगा कि गरीबी मिटाना पड़ेगा। दुनिया में अशांति का सबसे बड़ा जो जड़ है वह गरीबी और बेरोजगारी है, क्योंकि चारों तरफ जो आतंक देख रहे हैं, आज आए दिन चोरी डकैती, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही, इसके पीछे कारण क्या है? गरीबी। तो संसार से, देश से गरीबी, भूखमरी, दरिद्रता की स्थिति को मिटाकर आप सुरक्षा और शांति की स्थापना कर सकते हैं। आज चारों तरफ अशांति का मूल कारण क्या है? गरीबी और बेरोजगारी। प्रश्न होगा तो गरीबी क्या है? तो गरीबी वैसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता, गरीबी वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य को नहीं पूरा कर पाता है, ऐसी स्थिति को गरीबी कहते हैं। और जब व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को नहीं पूरा कर पाएगा तो इसे पूरा करने के लिए कई बार गलत कदम को उठा लेगा। गलत कदम को उठाने से पीछे नहीं रुकेगा। तो विश्व में शांति को स्थापना करना होगा, दुनिया से गरीबी और दरिद्रता को मिटाना पड़ेगा। उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा देना होगा, अच्छी शिक्षा देना होगा। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है और शिक्षा के व्यवसायीकरण ने मानव को हैवान बना दिया। आज शिक्षा से नैतिकता नामक शब्द हट गए हैं। तो दुनिया में यदि शांति की स्थापना करनी होगी तो शिक्षा में को नैतिकता से जोड़ना होगा, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं करना होगा। शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं होनी चाहिए कि डिग्री ले, केवल शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षर बनना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना होना चाहिए। और ज्ञान के साथ साथ नैतिकता की बातें, हर शिक्षकों का धर्म बनता है कि अपने बच्चों में कम से कम नैतिक शिक्षा प्रतिदिन, उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किसके साथ किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए, ऐसा शिक्षा देकर भी विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं। हालांकि देखने को मिलता है कि बच्चे आक्रामक उग्र होते जा रहे हैं, लेकिन उसको गाइडलाइन करने वाले जो इसके इंस्ट्रक्टर हैं वो इंस्ट्रक्टर उस पर किसी बात का ध्यान नहीं देते हैं। तो दुनिया में स्वस्थ मतलब अच्छी शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा देकर शांति की स्थापना की जा सकती है। मानव अधिकारों, देश से पलायन, मानव अधिकार की रक्षा करके भी आज देखने को मिल रहा हर जगह एक शक्तिशाली धनवान गरीब पर कुछ क्षति पहुंचा रहा है, उसके शारीरिक मानसिक सभी प्रकार के शोषण कर रहा है, मतलब उसके मानवाधिकार का हनन कर रहा है। मानव का अधिकार हनन होता है, वह व्यक्ति वहां से पलायन करके भाग जाता है। तो मानव के अधिकार की रक्षा करके और मानव के पलायन को रोककर भी विश्व में शांति की स्थापना किया जा सकता है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि मानव के हितों के, मानव के अधिकारों की रक्षा किया जाए। अब है निशस्त्रीकरण की राजनीति क्या है? तो भाई निशस्त्रीकरण का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देना। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देना। प्रथम विश्व युद्ध इसलिए हुआ कि लोगों के पास एक से बढ़कर एक हथियार हो गए थे, अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए, स्वार्थ को पूरा करने के लिए यह हुआ। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साई की संधि हुई और वर्साई की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त किया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में 1919 ईस्वी में जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें युद्ध का सारा खर्च जर्मनी पर लाद दिया गया था और जर्मनी को कहा गया था कि सैन्यकरण नहीं करेगा, अपने यहां सेना का गठन नहीं करेगा, सेना का विस्तार नहीं करेगा। लेकिन जर्मनी पर लादा गया वर्साई की संधि, दूसरे विश्व युद्ध का बीजारोपण कर दिया।
1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला और दूसरा विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा घातक हो गया, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम से हमला कर दिया। लिटिल बॉय और फैट मैन नामक दो परमाणु बम को गिरा दिया। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1952 ईस्वी में निशस्त्रीकरण आयोग का गठन किया गया। इसमें सुरक्षा निशस्त्रीकरण आयोग में 1952 में जो गठन हुआ उसमें सुरक्षा परिषद के जो सभी मेंबर थे वो तो थे ही, और साथ में कनाडा को शामिल किया गया और कहा गया कि जो बड़े बड़े हथियार, घातक हथियार, उसको नष्ट किया जाए, तब जाके विश्व में शांति की स्थापना होगी। परमाणु बम का दुरुपयोग हो रहा था, जैसे संयुक्त अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया, उसके बाद रूस ने परमाणु बम बना लिया। तो परमाणु बम के जो दुरुपयोग हो रहे थे, परमाणु ऊर्जा का जो दुरुपयोग हो रहा था, तो परमाणु ऊर्जा के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का गठन किया गया 1957 में, और इसके माध्यम से विश्व के देशों को, परमाणु संपन्न देशों को यह कहा गया कि आप परमाणु ऊर्जा का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में करें, विध्वंसात्मक कार्यों में नहीं करें। इसके अलावा 1963 में पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि आई थी। पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में आई। इस संधि में कहा गया कि कोई देश यदि परमाणु बम बनाता है तो परमाणु बम का परीक्षण हवा में नहीं करेगा, धरती पर नहीं करेगा, जल में नहीं करेगा। मतलब पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के द्वारा वायु में, जल में और धरती पर परमाणु बम को परीक्षण करने से रोक लगा दिया गया। कहा गया कि आप धरती के अंदर सुरंग बनाकर अपने परमाणु बम का परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि पड़ोसी देश को किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। यदि क्षति हुआ तो उसकी भरपाई आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा 1970 में परमाणु अप्रसार संधि आया, और 1970 में जो परमाणु अप्रसार संधि आया, इसमें जो दुनिया के 5 परमाणु संपन्न देश थे, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जो 5 परमाणु संपन्न देश थे, इन सब ने मिलकर परमाणु अप्रसार संधि 1970 में किया और कह दिया कि अगले 25 वर्षों तक, मतलब 1995 ईस्वी तक, हम 5 देश परमाणु बम बनाने की तकनीक अपने तक सीमित रखेंगे और अपने छोड़कर अन्य किसी देश को परमाणु बम बनाने की कला नहीं सिखाएंगे। इसके बाद 25 वर्षों तक किसी ने किसी को नहीं दिया। हालांकि 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में राजस्थान के पोखरण से भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। 1996 में परमाणु अप्रसार संधि के 25 वर्षों के बाद 1996 में व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि आया। इस संधि में कह दिया कि अनिश्चित काल तक परमाणु संपन्न देश किसी भी देश को परमाणु बम बनाने की तकनीक नहीं देंगे, और ऐसा करने के लिए परमाणु संपन्न देशों ने एक मसौदा पत्र तैयार किया, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, कि दुनिया के जितने देश जो परमाणु बम नहीं बनाए हैं साइन करवाना शुरू कर दिया कि आप कहिए, लिखिए इस पर कि हम परमाणु बम का प्रयोग, निर्माण नहीं करेंगे। बहुत सारे देशों ने, फ्रांस, उत्तर कोरिया जैसे देशों ने, इराक जैसे देशों ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर सिग्नेचर कर दिया। यह शर्त यह स्वीकार कर लिया कि हम भविष्य में कभी परमाणु बम नहीं बनाएंगे। मुद्दा आई भारत के सामने कि भारत को भी कहा गया कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर आप सिग्नेचर कीजिए, यह लिख के दीजिए कि मैं भविष्य में कभी परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, मैं अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित नहीं करूंगा। भारत ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और अब भारत ने कहा कि यह जो संधि है विभेदकारी है, हम इस पर साइन तब करेंगे जब संसार के जितने देश हैं और जो परमाणु बम रखे हैं अपने परमाणु हथियार को क्या कर दे, नष्ट कर दे। उसके बाद 1987 में मध्यम भार की परमाणु बल संधि आई। इस संधि में कहा गया कि 500 से 5000 किलोमीटर दूर तक परमाणु ढोने में जो सक्षम है उसको क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। तो इस प्रकार की बातों के माध्यम से, संधियों के माध्यम से सुरक्षा करने की बात की गई।
धन्यवाद, शुभ रात्रि। पुनः हम लोग मिलते हैं रात्रि 10 बजे पॉलिटिकल साइंस के 10 लघुत्तरीय प्रश्न को लेकर।